Welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are one man's rule and second topic are we need to protect whistleblower. एक्चुअल में आज हम लोग दो ही टॉपिक ले रहे हैं. ऐसे टॉपिक और भी थे लेकिन दो ही टॉपिक हम लोग चूज़ किए हैं. जैसे इसमें आपका एक तो ये बेसिकली जो वेस्ट बंगाल में अभी करप्शन वाला चार्ज में 50 करोड़ या 60 करोड़ के आसपास पैसा मिला है, गोल्ड मिला है. एक तो वो वाला है, पार्थ चटर्जी का केस है. तो एक तो ये वाला है आपका. दूसरा है वी नीड टू प्रोटेक्ट, ये वाला हम लोग लेंगे. और एक है आर्यन द्रविडियन का, वो कन्फ्लिक्ट वाला है. एक बार और आ चुका है, हम लोग पिछले बार देखे हैं. ये थोड़ा उससे अलग व्यू है लेकिन आपके लिए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कुछ ज़्यादा मटेरियल इसमें था नहीं, तो इसको हम लोग नहीं लिया. दूसरा है वन मैन रूल. तो ये थोड़ा डिटेल में देखना होगा. ट्यूनीशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट वेस्ट एशिया में कंट्री है जहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था. एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है. ठीक है, तो ये 2.2 को हम लोग डिटेल में लेने वाले हैं. तो ये टॉपिक हम लोग जो आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग नहीं, जो वन मैन्स रूल है वो यही है. ट्यूनीशिया में अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात चल रहा है. ड्राफ्ट आ चुका है. 25 तारीख को आपका उस पर रेफरेंडम हो चुका है. ठीक है, तो उसी पे हम लोग वन मैन्स रूल में हम लोग बात आगे करेंगे. ठीक है, तो पहला में है हमारा इसका है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ट्यूनीशिया. इसमें देखिए जो एक आप टाइमलाइन देखिएगा तो टाइमलाइन में आप देखोगे कि ये स्टार्टिंग होता है कि इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे जो बूढ़े होने के कारण और बीमार होने के कारण जो डेथ हो गए उनका, वो बेज कैड थे. एक मिनट, इनका नाम बेजी काइद था. एसाबी, ये बेजी काइद जो नाम ये है यही है इनका. ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, इनका ये पहला डेमोक्रेटिक थे. आपको याद होना, आपको पता होगा कि 2011 में आपका अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ जो ट्यूनीशिया से ही स्टार्ट हुआ था. उसके बाद 2-3 साल के बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हुआ और उसमें यही फर्स्ट चूज़ हुए थे. ठीक है, आपका फिर दूसरा टाइमलाइन में आइएगा तो आप अक्टूबर 2019 का बात चलता है. ठीक है, जो कायस सईद जो अभी प्रेसिडेंट अभी भी वही हैं, इन्हीं का इलेक्शन होता है उस समय. ठीक है, अगला आता है फिर ये 19 का बात है. 25 जुलाई 2021 को ये जो कायद सईद थे वहाँ के जो पार्लियामेंट था उसको डिसॉल्व कर देते हैं और अपने आप को हेड घोषित कर लेते हैं. ठीक है, इसके बाद आपका दिसंबर में उसी साल दिसंबर में क्या बोलते हैं कि हम लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनाएंगे उसका रेफरेंडम हम लोग 1 साल बाद करने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया तो शुरुआत में 2021-22 में जब स्टार्टिंग से क्या होने लगा, प्रेसिडेंट हैज़ बीन इंक्रीजिंगली अंडरमाइनिंग एनी इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन जो उनके पावर को कम करता था उसको करप्ट करने लगे, उसको नीचा करने लगे, उसका पावर को कटेल करना स्टार्ट हो गया. ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे इसमें और फर्दर क्या होगा. अभी एक टाइम लाइन के तौर पे आप देख लीजिए इसमें. फिर उसके बाद 9 मई का बात है. इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो बोलते हैं कि काउंसिल ऑफ, एक होता है जो इलेक्शन, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे इंडिपेंडेंट हाई अथॉरिटी फॉर इलेक्शन है, उसको ये अपॉइंट करते हैं. वो खुद से अपॉइंट करते हैं. उसमें से 7 मेंबर होता है जिसमें से 3 मेंबर अपने से अपॉइंट करते हैं. उसका चीफ का भी अपॉइंटमेंट अपने से करते हैं. ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारा रोल देते हैं जो क्रिटिसाइज हुआ उसको हम लोग डिटेल में बाद में देखते हैं. फिर उसके बाद 30 जून जब ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट को दिखाया गया कि देखिए ये ड्राफ्ट बन के तैयार हो चुका है. अब उसके बाद आदमी जो उस पर आप बताइए कि क्या कुछ चेंजिंग करना है या नहीं करना है. 30 जून, 1 महीना का टाइम दिया गया, 1 महीना से भी कम हुआ. 25 जुलाई को रेफरेंडम होना था, 30 जून को दिया गया. ड्राफ्ट पब्लिक में आया, फिर इसके बाद एक बार और चेंज आया 8 तारीख को, 8 जुलाई को चेंज आया. ठीक है, 8 जुलाई को चेंज आया और इसमें बोला गया कि नहीं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, जो कॉमा स्पेलिंग मिस्टेक है उसको चेंज किया गया. तो समझो कि अगर आप देख लो तो टाइमिंग इसके पास 20 दिन से भी कम रहा आदमी को रिव्यू करने के लिए. ठीक है, तो रेफरेंडम आपका हो चुका है.
अब हम लोग चलते हैं आगे। इसके जो 25 जुलाई 2021 का बात है, जब उसको जितना भी अपोजिशन था उसको हटा दिया गया। उसके बाद कोई भी डिसीजन, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उसको मजल करने का कोशिश किया गया, उसको सप्रेस करने का, ये हम लोग देख चुके हैं। आगे आइए, दिसंबर में उसी साल, जिस साल सप्रेस किया गया था, उसमें क्या किया गया, प्रेसिडेंट क्या बोले कि हम लोग रेफरेंडम करने वाले हैं 1 साल बाद। अभी हम लोग देखे हैं कि 1 साल के बाद जो 25 जुलाई 2022 में हम लोग रेफरेंडम करेंगे और ऑनलाइन कंसल्टेशन होगा कि कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ठीक है ना, ठीक है, ऑनलाइन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इसके बाद अब जो हमारा टाइम था सिंस बिगिनिंग ऑफ 2022, उसमें देखें तो पहला पॉइंट है, प्रेसिडेंट हैज़ बीन इंक्रीजिंगली अंडरमाइनिंग एनी इंस्टीट्यूशन दैट कुड रिप्रेजेंट ए काउंटर पावर। ये हम लोग अभी बात किए थे। दूसरा इसमें पॉइंट था, जो आपका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाज डिसॉल्व इन फरवरी 2022। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ये विद द टाइम इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे अपना पावर अप करने लगे और सब इंस्टीट्यूशन को दबाने लगे, ठीक है। तो ये जुडिशियल जो काउंसिल है उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया फरवरी में। फिर इसके बाद तीसरा आया, रिप्रेजेंटेटिव ड्राफ्ट अमेंडिंग द लॉ वाज सबमिटेड, ठीक है, रेप्रेसिव ड्राफ्ट, ठीक है ना, जो लाया गया उसमें बहुत सारा चीज़, जो ड्राफ्ट आया उसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ था कि क्या क्या, जैसे आपको फ्रीडम, अच्छा इसके बाद होगा ही, अच्छा नहीं इसमें अगले बार में होगा, कि उसमें जो ड्राफ्ट आया था उसमें क्या बात हुआ था कि जैसे फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट है या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है उसको ये कटेल कर देंगे, ठीक है ना। और भी देखेंगे आगे। फोर्थ में फॉर्मर ट्यूनिशियन पार्लियामेंट मेंबर, हाँ, जो भी पार्लियामेंट जो 2021 में 25 जुलाई 2021 में जो पार्लियामेंट डिसॉल्व हुआ था, वो उसका मेंबर को सारे को अरेस्ट करके, हाउस अरेस्ट करके, कहीं बाहर नहीं जाना है, उस पर समझो एक तरह से सप्रेस करके अंदर घर में बंद करवा दिया एक तरह से, ठीक है। उसके बाद पुलिस जो है, जो भी इसके अगेंस्ट में जो बात कर रहा था, एक्टिविटी जो सोशल मूवमेंट चला रहा था, एक्टिविस्ट था, वो सारे को पुलिस से उसको अच्छा खासा पिटवाया वगैरह, अंदर करवा दिया। अगला आइए, इसमें एक और पॉइंट था कि 50 जज जो है जो जिसको डिसमिस किया गया था, उसमें से अधिकांश जज वैसा था जो इसको सपोर्ट नहीं करता था। तो आप देख लो, इसमें से आपका लगभग 5-6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, ठीक है। तो 6 पॉइंट में आप देख लिए कि ये 6 पॉइंट, ये 2000 यहाँ से लेके बिगिनिंग ऑफ जनवरी से लेकर ये आपका 25 जुलाई को रेफरेंडम होने वाला था, तो उससे पहले ये अपना पूरा एरिया बनाते जा रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। 9 मई को प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं कि ये जो इंडिया में जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है, वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है, यहाँ हाई होगा, ठीक है, उसका इलेक्शन किए। और इस इलेक्शन में क्या किया गया, इस जो इलेक्शन जो अथॉरिटी बना, इसमें क्या किया गया, इसको चार्ज दिया गया कि आप ही रेफरेंडम कराइएगा। यही वही है जो प्रेसिडेंट खुद से इलेक्ट किए हैं, इनको उन्हीं को चार्ज दिया गया कि आप ही रेफरेंडम कराइए। आप प्रेसिडेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करोगे, ठीक है। और ये क्या किया, ये जो इलेक्शन जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जिसको बोला जा रहा है, ये क्या किया कि 2 मिलियन नया वोटर को जोड़ा वोटर लिस्ट में, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें आता है कि एक लिस्ट जारी किया गया कि भाई जो ये नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इस पे आप आदमी को अवेयर कराइए वोटिंग करने के लिए। और वही आदमी अवेयर करवाए, जो लिस्ट में नाम होगा वही आदमी जाकर अवेयर करवाएगा। और उसमें से जो नाम दिया गया था वो सारा आदमी वैसा ही था जो इसको फेवर करने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन को फेवर करने वाला था, उसी का नाम दिया गया, ठीक है। आप समझ रहे हो कि कैसे, मतलब ये सारा जो अपना इंस्टीट्यूशन को अपने फेवर में कैसे यूटिलाइज़ किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है कि सारा जो एक्सट्रीमिस्ट जो गवर्नमेंट फॉर्म बनने लगा है, हर एक जगह देख लीजिए आप, यही देखने को मिल रहा है, ठीक है।
अब देखिए जो अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, अब नया जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका 2011 में जो बना था, जो पूरा अरब स्प्रिंग के बाद जो बना था, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसमें जो आदमी जो थे वो डाइवर्स आदमी थे, उस को लिया गया था, ठीक है ना। सिविल सोसाइटी को लिया गया था, सिटीजन को लिया गया था, डिबेट होता था, ब्रॉडकास्ट होता था, जो भी जो चीज़ हो रहा है वहाँ पे, जो इलेक्शन जो हो रहा था उसको जो डिबेट होता था उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता था आपका नेशनल टेलीविज़न पे। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कंसल्टेशन, हियरिंग, फील्ड विजिट, ये सारा होने के बाद वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसको मिल रहा था। और अभी जो चल रहा है, आप जितना हम दिखाएं उससे आपको पता चल रहा होगा कि डेमोक्रेटिक है या नहीं है। अभी वाला जो बना है वो सिंपल ड्राफ्ट जो है वो अब एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया, और उसको वो कमेटी भी कौन बनाया था, तो कमेटी वहाँ के प्रेसिडेंट ही बनाए थे, उन्हीं वो जिसको चुन कर दिए थे वही कमेटी बनाया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई पहले वाला जो डेमोक्रेटिक वे में चुना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा वो कैसा होगा और अभी वाला कैसा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो 30 जून को जब ड्राफ्ट आया तो उसके बाद क्या क्या देखने को मिला उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो एक तो देखने को मिला कि भाई ये जो ट्यूनेशिया है उसको इस्लामिक स्टेट बता दिया ये लोग, ठीक है। एक और अगला पॉइंट था कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम, ये भी देखने को मिला। पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा है कि प्रेसिडेंट कुड ऑल्सो प्रेजेंट ए ड्राफ्ट लॉ, मतलब प्रेसिडेंट है खुद से लॉ बनाएगा और पार्लियामेंट को भेजेगा, और पार्लियामेंट उसको ऑब्लाइज होगा कि उसको पास करे, ठीक है। अगला है जुडिशियल जो फंक्शन हुआ करता था उसको सिंपल फंक्शन में दे दिया गया, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन एंड ट्रांजिशन जस्टिस वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म जो उसका ड्राफ्ट बनकर आया उसमें यही सब चीज़ है। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये चेंज आ रहा है, मतलब विद द टाइम जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से आपको डिक्टेटरशिप्स के साइड में ये जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। 25 जुलाई को जो वहाँ पे इलेक्शन रेफरेंडम हुआ तो उसमें देखने को मिला कि 1/3 ऑफ 9.3 मिलियन रजिस्टर वोटर ही टर्न आउट हुआ, बहुत 1/3 ही मतलब 33% के आसपास हुआ, अप्रॉक्स उसी के आसपास होगा। तो इतना ही परसेंट जो वोटिंग वहाँ पे हुआ, और ये जो वोट हुआ एक उसमें एग्जिट पोल के हिसाब से जो जितना आदमी वोट किया उसमें से 92 to 93% इन फेवर ऑफ वोट किया। कुछ आदमी जो अपोजिशन थे उसको बायकॉट कर दिए थे रेफरेंडम को, ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो क्रिटिक्स इसमें क्या कहता है कि ऐसा हो रहा है कि जो हाइब्रिड पार्लियामेंट्री सिस्टम था अब वहाँ से ट्रांसफ़र होके हमारा प्रेसिडेंशियल मॉडल में जा रहा है, हमारा गवर्नेंस सिस्टम ट्यूनेशिया का, ठीक है। और अगला क्या बोलता है कि जो क्रिटिक्स वार्न करता है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको प्रेसिडेंशियल पावर वुड लॉक इन द प्रेसिडेंशियल पावर दैट कुड टिप ट्यूनेशिया बैक इनटू द डिक्टेटरशिप। ये हम लोग पहले भी बात किए थे। तो डिक्टेटरशिप के साइड में जा सकता है ये नया वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से इतना पावर मिल जाएगा कि डिक्टेटरशिप होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद एक तरह से आपका जब जो ट्यूनेशिया का ये जब अरब स्प्रिंग हुआ था तो वहाँ से अरब स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए था कि ट्यूनेशिया से स्टार्ट हुआ, एक तरह से ये रिवोल्ट था अगेंस्ट द गवर्नमेंट पर जो आपका डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट होता है, ऑटोक्रेसी वाला जो बात चलता है, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ के लोग जो थे रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ये रिवोल्ट फिर इसके अगल बगल वाले जो कंट्री है वहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया, यमन में बहुत जगह, इजिप्ट वगैरह में, सब में जगह गया, ठीक है। तो एक तरह से ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में। अब इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हो गया कि विद द टाइम देखने को मिलता है कि इजिप्ट में भी सप्रेस कर दिया गया, यमन में भी सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। इजिप्ट यमन में सप्रेस करते हुए देखने को मिल गया है। अभी
आपका ट्यूनेशिया में भी देखने को आपको मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया गया कि इसमें एक और है कंट्री, वो है आपका बहरीन, ठीक है ना। बहरीन में भी रिवोल्ट होने वाला था, लेकिन वहाँ पे आपका जो सऊदी अरबिया का इंटरवेंशन से वहाँ पे उसको रोक दिया गया, ठीक है। और आपका गल्फ सपोर्ट से आपका सीरिया में भी, और वहाँ पे देखने को वहाँ पे भी सप्रेस कर दिया गया। मतलब एक तरह से सब ये लोग नहीं चाह रहा है कि डेमोक्रेटिक वहाँ पे सोसाइटी बने, एक तरह से आप कह सकते हो। और यहाँ वाला अभी का जो अगर बन जाता है तो ये एक तरह से रिपल क्रिएट करेगा बाकी सब जो अरब स्टेट है वहाँ पे, वहाँ के आदमी को डेमोक्रेसी के लिए मांग करने पे क्या बोलेगा उसको, मतलब डिमोरलाइज करेगा, एक तरह से उसको डिमोरलाइज करने का एक वे बन जाएगा। तो यही लिखा हुआ, दिस रेफरेंडम जनरेट फ्यू रिपल अक्रॉस द रिजिम दैट इज स्टिल रीग्रुपिंग आफ्टर ए डेकेड ऑफ डायरेक्ट चैलेंज टू द फाउंडेशन ऑफ इट्स ऑटोक्रेसीज, ठीक है। तो एक तरह से ये जो अभी हुआ है ये एक तरह ए नेल इन द कॉफिन ऑफ अरब स्प्रिंग, ठीक है, कह सकते हो। अरब स्प्रिंग अब धीरे धीरे ख़त्म होने का चांस के तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है वी नीड टू प्रोटेक्ट विसिल ब्लोअर। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात चल रहा है। ये एक्चुअल में जो राइटर लिख रहे हैं कि जो विसिल ब्लोअर, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद जो विसिल ब्लोअर हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए जिम्मा सरकार का था। विसिल ब्लोअर एक्ट भी बना हमारा 2014 में, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मोर देन 100+ जो एक्टिविस्ट हैं उनको मार दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूशियल मैसेज है स्टेट को भी कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यही मेन पॉइंट है, और इसमें खास कर बिहार को टारगेट वो बताया गया। बिहार और महाराष्ट्र ऐसा दो है स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये किलिंग हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए ये बताएं कि भाई एक नया फ्रेमवर्क होना चाहिए जो दोबारा इसको एम्पावर कर दे, है ना। जो विसिल ब्लोअर है उसको एक प्रोटेक्टिव रहे, उसको प्रोटेक्शन मिले, उसके फैमिली को मिले, फैमिली को कंपनसेशन मिले, इसके बारे में ये सब बात हुआ है। और तो इसमें दो ही पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह से क्या करता है, हमको एम्पावर करता है, जो कॉमन पर्सन है उसको, वो आप जाकर पूछोगे। और अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी आपको क्या करेगा, जो अथॉरिटी है उसके ऊपर ये इंश्योर कराता है कि जो अथॉरिटी, जो वर्किंग अथॉरिटी है वो ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो, ठीक है। आगे चलते हैं कि ये जो नया फ्रेमवर्क का बात कर रहे हैं कि फ्रेमवर्क क्यों चाहिए, मतलब क्या कि फ्रेमवर्क में क्या होना चाहिए। कारण समझ में आया कि इतना डेथ हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक नया फ्रेमवर्क है कि भाई इतना क्यों जानिए आदमी गंवा रहा है। तो इसमें देखिएगा, तो इसमें पहला जो बात बोल रहे हैं कि एक टाइम बाउंडेड इन्वेस्टिगेशन जो है होना चाहिए था स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, ठीक है। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में ये ऐसा जो है जन सूचना पोर्टल, जो राजस्थान का एक अच्छा एग्जाम्पल इसमें बताया गया है, नाम इसको याद रख लीजिएगा और अपने डेटा कॉपी में ये दोनों एग्जाम्पल डाल लीजिएगा। आरटीआई में या गवर्नेंस वाले जो सेक्शन है उसमें आप ये दोनों एग्जाम्पल आप डाल लीजिएगा। कर्नाटक और राजस्थान ऑलरेडी ये यूज कर रहा है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें तीसरा बात हो रहा है कि भाई जो इन ऑल केस ऑफ थ्रेट अटैक और किलिंग ऑफ आरटीआई यूजर, इसमें बता रहा है कि भाई जो अगर थ्रेट मिल रहा है या किलिंग हो रहा है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को चाहिए कि जो वो इंफॉर्मेशन जो मांगा था, जिसके कारण उसको डेथ, किलिंग का और अटैक का, थ्रेट का जो बात चल रहा है, अगर हुआ किसी पर्सन, मान लो कि ए पर्सन ये मांग किया कोई इन्फॉर्मेशन का, अब ये एक्स इन्फॉर्मेशन का मांग किया, इसके बाद इस पर थ्रेट, इसमें किलिंग का, अटैक का, ये सब काम होने लगा, इसको मारने के लिए धमकाने लगा, कोई मार भी दिया। तो इस केस में जो ये इन्फॉर्मेशन मांगा था, इसको चाहिए कि स्टेट कमीशन
जो है इंफॉर्मेशन कमीशन इसको रिवील कर दे बाहर, ठीक है। तो ये एक तरह से ये जो आदमी इसको डराया धमकाया या मारा उसके लिए डेटरेंट के तौर पे काम करेगा। तो आगे चलकर ये जो इस पे अटैक हो रहा है वो कम हो सकता है, ठीक है। अगला बोल रहे हैं कि एक आपका विसिल ब्लोअर जो प्रोटेक्शन एक्ट है जो 14 का, इसमें बात किया जा रहा था अमेंडमेंट के लिए, बहुत दिन से चल रहा है, 8 साल हो गया, अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। ये जो है ये विसिल ब्लोअर फ्रेंडली एक्ट है नहीं, तो इसको अमेंड करके उसको विसिल ब्लोअर फ्रेंडली एक्ट बनाइए, ठीक है। एडुक्वेट प्रोटेक्शन दीजिए विसिल ब्लोअर को, वैसा आपको फ्रेमवर्क फिर से अमेंड करके इस एक्ट को बनाना पड़ेगा। इसके बाद अगला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पे ज़्यादा इंसिडेंट देखने को मिल रहा है वो एक अपना मैकेनिज़्म बना सकता है प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है ना। ये अपने लेवल पे प्रोटेक्शन करने के लिए स्टेट अपना बनाए। अगला है इग्नोरिंग द प्लाइट ऑफ RTI यूज़र फेसिंग डेथ फॉर कीपिंग आवर डेमोक्रेसी अलाइव इज़ द थ्रेट टू द डेमोक्रेसी इटसेल्फ, ठीक है ना। ये एंडिंग है उस आर्टिकल का और बहुत अच्छा है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो आंसर में। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।